नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं, उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में आ गए, इलेक्शन मोड में आ चुके। 5 राज्यों में चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने हमला किया मूर्खों का सरदार। तो कौन है मूर्खों का सरदार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे। ताबड़तोड़ कई रैलियां की पीएम मोदी ने, झाबुआ में भी थे, इंदौर में भी थे। यहीं से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री ने इंदौर में रोड शो किया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो देख रहे हैं, इंदौर में रोड शो हो रहा है। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री के रोड शो में आप देखिए, भारी भीड़ जुटी थी। सड़कों के दोनों तरफ मजमा लगा था। प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोग पीएम पर फूल बरसा रहे थे और पीएम लोगों पर फूल बरसा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। तो पीएम मोदी का हमला मैं आपको दिखाऊं। मध्य प्रदेश की रैली में मोदी ने जोरदार हमला किया। राहुल के मेड इन चाइना वाले बयान पर प्रहार किया। बैतूल की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया। कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे भारत में लोगों के पास मेड इन चाइना फोन, मोबाइल होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस को अपने देश की उपलब्धियां नहीं दिखती। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 20,000 करोड़ के मोबाइल फोन बनते थे और आज 3 लाख करोड़ के मोबाइल बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले पीएम मोदी प्रचार के लिए पहुंचे थे। झाबुआ, बैतूल में रैली के बाद इंदौर में रोड शो किया पीएम ने। कांग्रेस पर गरीब आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। नाना, दादी, पिता सभी ने सिर्फ ड्रामा किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। मोदी की गारंटी के आगे ये कहीं नहीं टिकेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं, प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं, तो महिलाएं गुजराती वेशभूषा में पहुंची थी और देखिए जरा क्या गा रही हैं। राज तिलक की करो तैयारी,
ये आप इंदौर के रोड शो की तस्वीरें देख रहे थे, जो महिलाएं ये गाना गा रही थी। प्रधानमंत्री इंदौर इसलिए थे क्योंकि इंदौर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां रोड शो करने पहुंचे थे। आपको बताऊं, कैलाश विजयवर्गीय के सामने आखिर कांग्रेस ने किसे उतारा है और इंदौर की स्थिति क्या है, इंदौर में क्या हवा बदल गई मोदी के रोड शो के बाद। यह है इंदौर की स्थिति। 6 सीटें इंदौर में बीजेपी के पास और 3 सीट कांग्रेस के पास है, यानी कुल 9 में से 6 3 है। बीजेपी ने इस बार इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। फाइट क्या टफ होने वाली है। कांग्रेस की सीट पर विजयवर्गीय जी उतारे गए। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को टिकट दिया है। इस सीट पर इस बार रोमांचक लड़ाई है। विजयवर्गीय पर इस सीट से पहली बार विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर 1 से। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंदौर के बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा चौक तक रोड शो हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 किलोमीटर का रोड शो किया है। 9 में से 3 विधानसभा सीटों को मोदी ने कवर किया है। यहां राऊ सीट पर कांग्रेस ने जीतू पटवारी को मैदान में उतारा है। 2013 और 18 में जीतू पटवारी यहां से जीते थे। इंदौर की 9 में कई सीटों पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री का रोड शो हो गया, क्या फिजा बदली, इंदौर 1 पर कौन भारी है, बीजेपी या कांग्रेस, विजयवर्गीय या संजय। सुनिए जरा। सो बेसिकली जब से 2014 से मोदी जी आए तो जो स्वच्छता में उन्होंने काम किया है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो वाटर सप्लाइंग हमारे वहाँ पे नहीं होता था वो उसके बाद से स्टार्ट होने लगा है। तो डेफिनेटली मैं विकास पर देखकर ही वोट करूँगा। जो प्रोसेस चल रहा है और जो डेवलपमेंट चल रहा है उसी पे ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहे और ये प्रोसेस रुके ना कभी भी। बीच में जो भी गवर्नमेंट ऑलवेज कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू करें और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गुड फॉर यूथ है और गुड फॉर पीपल ऑफ इंडिया है। मुद्दे डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और प्रोबेबली बीजेपी को ही लाने की कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुद्दा राष्ट्रवाद का है, मुद्दा राम मंदिर का है, मुद्दा स्वाभिमान का है, मुद्दा विकास का भी है। सबसे बढ़ के स्वाभिमान, जो देश का स्वाभिमान हमको मोदी जी के राज में मिला है वो अनबिलीवेबल है, हम इसको प्रणाम करते हैं। और आज ये सरकार है मोदी जी की और यहाँ शिवराज मामा जी की, ये सरकार मध्य प्रदेश में और देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास का मुद्दा है कि हमारे लिए काफ़ी हो रहा है विकास। आप अपने बीजेपी इंदौर को देखिए, नंबर 1 है अपने भारत में। अभी मेट्रो भी आ गई है और विकास होते जा रहा है। कुछ बदलाव चाहेंगे यहाँ? बदलाव बस बीजेपी आना चाहिए और कोई बदलाव नहीं। अब आपको बताऊं कि आखिर एक तरफ मध्य प्रदेश चुनाव 17 तारीख को है और मध्य प्रदेश में ही इंडिया अलायंस फ्लॉप हो गया। मध्य प्रदेश में ये मिलकर लड़ना चाह रहे थे कुछ सीट मिल जाए, 9 सीट 11 सीट, कांग्रेस 6 पर अड़ी थी और कुछ नहीं मिला और पोल खुल गई है जो मिलकर मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस था, एक दूसरे पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर टारगेट कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने हमला किया। क्या कह रहे हैं, ये लड़ाई है, ये ओबीसी की लड़ाई हो रही है। एक दोनों आमने सामने रस्सी खींच रहे हैं। इंडी गठबंधन में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई तेज है। कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई। अब कांग्रेस भी कह रही है जातीय जनगणना करवाएं। 60 साल राज किया, कभी जातीय जनगणना नहीं करवाई। मनमोहन सिंह के राज में जातीय जनगणना हुई लेकिन आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन आज कह रहे हैं जातीय जनगणना हो। आजादी के बाद से कांग्रेस ने क्यों जातीय जनगणना नहीं कराई, अब अखिलेश यादव खुद पूछ रहे हैं। राहुल रैलियों में लगातार ओबीसी की भागीदारी की चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यूपी में पीडीए फैक्टर पर लगातार काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर अखिलेश ने राहुल को घेरा। कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग बहुत चमत्कार है, अखिलेश कह रहे हैं तो चमत्कार हो गया। राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं ओबीसी जनगणना कराई जाए। पिछली सरकार ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? कांग्रेस ने ही देश में जातीय जनगणना बंद कराई थी। उत्तर प्रदेश में करीब 55% ओबीसी वोटर है। अब इसके पीछे वजह समझिए। ओबीसी मतदाता 55% यूपी में, इसमें यादवों की संख्या 20% के करीब है। 2019 चुनाव में ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे, हर दूसरा ओबीसी वोट बीजेपी को जा रहा। 2023 के लिए दोनों दल अब ओबीसी को रिझाने में लगे हैं। यह है बड़ी वजह। अब जरा दोनों के बयान सुनिए। अखिलेश यादव लगातार अटैकिंग मोड में है राहुल और कांग्रेस पर।
ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको जंग के मैदान में लिए चलते हैं। वहां से बड़ी कामयाबी नेतन्याहू और इजरायली सेना के हाथ लगी है। सुरंग से संसद तक इजराइल का कब्जा हो गया है। यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, उससे पहले फिलिस्तीन समर्थकों की पिटाई हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं। स्पेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां फिलिस्तीन के समर्थकों को स्पेन की पुलिस ने लाठियों से पीटा है। इस तरह के प्रदर्शन पर रोक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल के कामयाबी की तस्वीर। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है संसद की। हमास के जो राजनीतिक विंग था, उनकी अपनी संसद थी। संसद में देख रहे हैं, अभी ये पुरानी तस्वीर पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। इस संसद में ये हमास के पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, ये बैठा करते थे। ये गाजा में संसद है और इस संसद में अब इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। उसी संसद में इजरायली सेना पहुंच चुकी है इजराइल के झंडे के साथ और उस पूरी संसद पर कब्जा कर लिया है। हमास की संसद पर कब्जा यानी हमास का खात्मा, क्योंकि अकेले संसद नहीं है, हमास का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था। अगली तस्वीर दिखाई, यह है हमास का मिलिट्री हेडक्वार्टर। यहां सारी सैन्य बैठकें होती थी, यहीं से ऑपरेशन से जुड़ी बैठकें होती थी। कहां हमला करना है, कैसे हमला करना है, कैसे अपने हथियार गोला बारूद बढ़ाने, उस मिलिट्री हेडक्वार्टर पर इजरायली सेना पहुंच चुकी है। लेकिन इसकी खुशी आपको दिखाऊं इजरायली सेना में। अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। इजरायली सेना के जवान देखिए डांस कर रहे हैं खुशी के मारे। जंग के मैदान से एक बहुत इमोशनल और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि जंग के मैदान में पिता पुत्र दोनों अलग अलग बटालियन में थे और गाजा में जंग के मैदान पर मिल गए। जब पिता पुत्र मिले, बेटे ने पिता को देखा तो गले लगा लिया। ये देख रहे हैं आप, गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिता भी इजरायली फौज में, बेटा भी इजरायली फौज में। देखिए आमने सामने एक दूसरे को देखा, देखकर एक दूसरे की तरफ बाहें खोलकर बेटा आगे बढ़ा और पिता को गले लगा लिया। गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहां इजराइल की जो सेना है वो जंग के मैदान में मौजूद है, लड़ रही है। पिता अलग छोर पर, बेटा अलग छोर पर लड़ रहा है। अब आपको बताऊं, वो सेना से आपका तारुफ कराने जा रहा हूं जिसने इजराइल की संसद पर कब्जा किया है। यह है गोलानी। इस फौज का नाम है गोलानी, जिसे आप देख रहे हैं गोली चला रही है, अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक, बहुत काबिल फौज है नेतन्याहू की, जो गाजा के अंदर जंग लड़ रही है और संसद तक पहुंच चुकी है। संसद में घुसने के मायने क्या है आपको बताऊं, और अब से पहले शायद ही लोगों को पता हो कि हमास की एक संसद भी हुआ करती थी। देखिए जरा, यह है वो संसद जिस तक पहुंचे हैं नेतन्याहू के जवान, और यह है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर। गाजा में हमास की संसद पर इजराइल ने कब्जा किया। स्पीकर की कुर्सी पर इजराइल की सेना का जवान बैठा है और उसकी संसद पर इजराइल का झंडा फहरा दिया है और ऐलान कर दिया है कि गाजा से हमास की हुकूमत होगी। अब यानी हमास की हुकूमत खत्म हो गई।
इसी संसद से हमास गाजा पर हुकूमत चला रहा था। 2007 से हमास गाजा पर शासन कर रहा था। मतलब इस संसद पर 16 साल से हमास का कब्जा था। हमास ने एक राजनीतिक विंग बना रखी थी, जिसे आप पॉलिटिकल विंग भी कह सकते हैं, जो गाजा में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का दावा करती थी। अब 16 साल बाद हमास ने गाजा से नियंत्रण खो दिया है। इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने संसद पर कब्जा किया है। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की सबसे पुरानी पैदल सैनिकों की ब्रिगेड है। कुछ दिनों पहले नेतन्याहू ने खुद इस ब्रिगेड से मुलाकात की थी और नेतन्याहू ने कहा था, तुम शेर हो, शेरों के जैसे लड़ो। इजराइल के ने गाजा के गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। गाजा के सैन्य हेडक्वार्टर, यह सैन्य हेडक्वार्टर है जिस पर कंट्रोल हो गया इजराइल का। ये तीनों बड़े अड्डे हमास ने गाजा सिटी में बना रखे थे। गाजा के प्रमुख संस्थानों पर इजराइल की सेना का कब्जा है और इजराइल ने गाजा के प्रमुख अस्पतालों की भी घेराबंदी कर ली है। आपको अब दिखाऊंगा मैं तस्वीर कि इस पूरे मिशन के दौरान नेतन्याहू पूरी तरह से एक्शन में, कैसे वो अपनी आर्मी के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये नेतन्याहू को आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद देखिए गाड़ी में सवार हुए। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। नेतन्याहू पूरी तरह से एक्शन में है। नेतन्याहू सैन्य हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक बेस से दूसरे बेस में जा रहे हैं, अपने जवानों से मिल रहे हैं, फौज से मिल रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उनके लिए पहले से वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, उनकी गाड़ी मौजूद रहती है जो उन्हें उस बेस कैंप तक ले जाती है जहां उनकी सेना मौजूद है। उस मिलिट्री से जाकर खुद निजी तौर पर मिलते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, नेतन्याहू जब मिलने पहुंचे, ये देख रहे हैं इजराइल में महिला फौज भी है और उनके बीच नेतन्याहू पहुंचे, उनकी हौसला अफजाई के लिए एक एक से मिल रहे हैं। जाकर देखिए, उनको यकीन दिला रहे हैं कि उनके साथ देश खड़ा हुआ है, उनको यकीन दिला रहे हैं कि उनके साथ खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं और ये फौज, ये सेना अभी जंग के मैदान में उतरेगी। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक बंधक नहीं छोड़े जाते। सुनिए। הבדואים, אתה רואה שם יהודים ובדואים נלחמים כתף אל כתף, כמו שאתם נלחמים כאן, לוחמות ולוחמים כתף אל כתף, דבר אדיר. עם זה אנחנו מנצחים וממשיכים הלאה. אבל אני פשוט מלא התפעלות ממה שעשיתם כאן, וזה עוד ייכתב ויירשם. संसद पर कब्जा हो गया, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा हो गया, बंधक छुड़ाने, बंधक कहां है? बंधक कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस अस्पताल में बंधक हो सकते हैं क्योंकि ये वहां का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसका नाम है अल-शिफा। कहा जा रहा है इसके नीचे बेसमेंट है, यानी सुरंग है, और इसके नीचे जो सुरंगें हैं उन सुरंगों में आतंकी भी हैं, हथियार भी हैं, बंधक भी हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है। बहुत से लोग और खुद फिलिस्तीन समर्थक या गाजा में रहने वाले या हमास कह रहा है ये झूठ है, इसके नीचे सुरंग नहीं है। तो मैं आपको एक अस्पताल दिखाने जा रहा हूं जिसके नीचे सुरंग मिली है। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं इसका नाम है रंतीसी। ये जो रंतीसी अस्पताल देख रहे हैं, बिल्डिंग पे देखिए नीले रंग से पेंटिंग की गई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब आपको तस्वीर दिखाऊंगा तब आप जानेंगे इस अस्पताल के नीचे सुरंग भी मिली, इस अस्पताल के नीचे बंधक भी छिपाए गए थे, इस अस्पताल के नीचे हथियार भी मिले। इसकी अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं इजरायली फौजी है जो बता रहा है ये सुरंग आप देख रहे हैं, वो दिखा रहा है ये सुरंग है, ये नीचे सुरंग जा रही है। इस सुरंग को इसने दिखाया है, ये सुरंग कहां कनेक्टेड है, कहां से जुड़ी है। वो जो अस्पताल मैंने आपको दिखाया था उस अस्पताल से जुड़ी हुई सुरंग है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी पूरे बयान को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इसने पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि इस सुरंग से कैसे ताल्लुक है उसका। जरा इजरायली फौजी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं गाजा में एक बड़े आतंकी घर के सामने हूँ। इसके ठीक बगल में एक अस्पताल है। यहाँ से 200 गज दूर रंतीसी अस्पताल है। आतंकी के घर के पास सुरंग है। अब मैं आपको सुरंग दिखाता हूँ। सुरंग में बिजली के पूरे इंतजाम है। सोलर पैनल और तार से नीचे तक बिजली पहुंचती है। यह सुरंग 20 मीटर नीचे तक जाती है।
नीचे बुलेट प्रूफ धमाका प्रूफ दरवाजे भी हैं। ये पक्के सबूत हैं कि अस्पताल सुरंग से जुड़ी है। सुरंग ऐसे ढकी थी कि कोई इसे खोज न सके। ये रंतीसी अस्पताल है और वहां मैंने सुरंग दिखाई। इस अस्पताल में आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। अब मैं अस्पताल के अंदर हूं और सबूत दिखाता हूं। हम अस्पताल के तहखाने में एक कमरे में हैं। हमास अल शिफा दूसरे अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए रंतीसी में हमास ने कैसे हथियार छिपा रखे थे। अस्पताल के अंदर ये हमास के हथियारों का जखीरा है। उसने हथगोले से लेकर आत्मघाती जैकेट रखे थे। अस्पताल के अंदर से ही वो आरपीजी तक चला रहे थे। दुनिया को समझना होगा कि इजराइल किससे लड़ रहा है। अब हम तहखाने के दूसरे हिस्से में हैं। ये हमास आतंकियों की बाइक है। 7 अक्टूबर के नरसंहार में इसका इस्तेमाल किया। बंधकों को बाइक से गाजा लाया गया और इसी रंतीसी अस्पताल में छिपा कर रखा। यहां महिलाओं के कपड़े, कुर्सी और रस्सियां हैं। तहखाने में बच्चों के दूध पीने की बोतल है। अस्पताल को WHO की मदद मिलती है। मगर आतंकी यहां बंधक को रखते थे। तहखाने में आतंकियों ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। उसने बाथरूम और छोटा किचन बना रखा था। खुद के छिपने और बंधकों को रखने का इंतजाम था। अस्पताल के तहखाने में बच्चों के डायपर हैं और कैमरे पर ये सारे सबूत आप देख रहे हैं। अब आपको हम उस कमरे में ले चलते हैं जहां बंधकों के छिपाए रखने का दावा है। इन पर्दों के ठीक पीछे दीवार है। वीडियो बनाने के अलावा पर्दों का कोई मतलब नहीं। आतंकी यहां बंधकों के वीडियो और फोटो बनाते थे। इसी अस्पताल के नीचे बंधक थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक बंधक की मौत हो गई। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 19 साल की ये लड़की इजरायली है। इसे बंधक बनाया गया था, गाजा में रखा गया था। इसका नाम नाओ मार्सिनियो था, मार्सियानियो। इसकी हत्या कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये इसकी बॉडी है। इसकी हत्या कर दी गई। हमास इजराइल पर आरोप लगा रहा है और इजराइल हमास पर। अगली तस्वीर दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक डील की तैयारी है। वो डील है कि बंधकों को छोड़ा जाए, उसके बदले में हमास क्या मांग रहा है ये देखिए जरा। क्या बंधक इस अस्पताल के नीचे, ये अल शिफा अस्पताल है, इसके नीचे दावा है कि टनल सुरंग बनी है। दावा है इसके नीचे बंधक हो सकते हैं। इसके अंदर तक इजरायली फौज नहीं घुस पाई है। इस अस्पताल को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। हमास आतंकियों ने अस्पताल में बंधक छिपा रखे हैं, दावा है। रंतीसी अस्पताल में बंधकों के छिपने के सबूत मिले। अल शिफा अस्पताल में भी बंधकों को रखने का दावा है। इजरायली सेना ने अस्पताल खाली करने को कहा है। तो अस्पताल प्रशासन 700 लोगों के इलाज की दलील दे रहा है। दावा है कि कई हमास आतंकी अस्पताल के अंदर हैं और उन्होंने 100 से ज्यादा बंधक इसमें छिपा रखे। बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने नया प्रस्ताव रखा है। 70 बंधकों के बदले 5 दिन युद्ध विराम करो। यानी कह रहा है मैं 70 आदमी छोड़ूंगा, 5 दिन जंग नहीं होगी, एक भी पत्थर नहीं हिलना चाहिए, एक भी एयर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही 120 फिलिस्तीनियों की रिहाई भी करो जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। और कहा कि गाजा में मानवीय मदद भेजी जाए। कहा जा रहा है कि कतर की मध्यस्थता से यह डील हो रही है, जिसके पीछे अमेरिकी एजेंसी CIA और मोसाद भी शामिल है।
बाइडेन खुद बंधकों की रिहाई वाली डील का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कतर के शासक अल थानी की भी तारीफ की है और कहा है कि बिना देरी के बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। जंग में पहली बार नेतन्याहू का रुख भी थोड़ा नरम दिख रहा है। नेतन्याहू ने गाजा में समझौते के संकेत दिए हैं, हालांकि वो सभी बंधकों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। मतलब इजराइल की शर्त है कि 239 बंधक छोड़े जाएं। पहले चरण में हमास को 100 बंधक को छोड़ने को कहा है, यानी कैदियों और बंधकों की अदला बदली का समझौता हुआ है। लेकिन इजराइल में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू को गद्दी से हटाने की भी मांग कर रहे हैं, बंधकों की तस्वीर लगाकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से हमारी सहयोगी सलोनी की जरा रिपोर्ट देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में इनकी दर्द की कहानी बयां कर रही है। और अगर देखिए यहाँ पर सुरेंद्र रावत आपको दिखाएंगे, अनगिनत पोस्टर्स लगे हैं। देखिए अनगिनत पोस्टर्स लगे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़ों तक को इन्होंने अबडक्ट किया है, होस्टेज बनाया है। और हर जगह आप देखिए होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम, जिसने ये पूरी सड़क अगर हम आपको दिखाएं, देखिए हम आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी जहां नजर जाएगी वहां आपको पोस्टर्स नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जिनका गुस्सा फूट रहा है। नेतन्याहू से वो ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इन लोगों को लाया नहीं जाएगा तब तक कहीं ना कहीं गुस्सा ऐसे ही वो सड़कों पर जाहिर करते रहेंगे। क्योंकि 239 लोग, आप सोचिए कि 39 दिन भी हो चुके हैं और 239 लोगों का इंतजार, अपने परिवारों से मिलने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। किस तरह से लोगों को बर्बरता पूर्ण तरीके से 7 तारीख के दिन मौत के घाट उतारा गया, लोगों को होस्टेज बनाया गया, उन्हें ले जाकर अब कतर के जरिए डील करने की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें भी हमास अपना फायदा देख रहा है। अब कहा जा रहा है कि बंधक अस्पताल के नीचे हो सकते हैं, अल शिफा के नीचे। यह एक नक्शा है, यह एक मैप है इमारतों का। इसमें देखिए अल शिफा आपको नजर आ रहा है, शिफा हॉस्पिटल, और शिफा हॉस्पिटल के आसपास इमरजेंसी जो जनरेटर है वो कहां पर है, वाटर टैंक कहां पर है, डायलिसिस सेंटर कहां पर है, हमास का अंडरग्राउंड कॉरिडोर कहां, कॉम्प्लेक्स कहां पर है। ये जितने लाल निशान देख रहे हैं ये इजरायली सेना ने जारी किया है। उनका दावा है ये शिफा अस्पताल के आसपास जितने लाल निशान हैं उन सब जगहों पर हमास की अपनी इमारतें हैं। बहुत से लोग इसे झुठला भी सकते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जो जारी हुई है वो ये बताती है कि ऐसा होना मुमकिन है। मैं दिखाने जा रहा हूं, ये डक्ट है, ये डक्ट बताया जा रहा है मस्जिद के नीचे सुरंग है और उस सुरंग में जाने का डक्ट है ये। और इस सुरंग के अंदर जब गए और इस मस्जिद के नीचे जो सुरंग है इसमें हथियार मिले। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देख रहे हैं, ये मस्जिद में जो कारपेट बिछी होती है अंदर, ये मस्जिद की कारपेट है। मस्जिद के अंदर हथियार रखे थे, ग्रेनेड रखे थे, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, राइफल्स रखी थी, ये सारे हथियार दावा है कि मस्जिद के अंदर मिले। इजरायली सेना कह रही है मस्जिद के नीचे सुरंग, उसमें हथियार, स्कूलों में हथियार, अस्पतालों में हथियार, इन सब जगहों पर सुरंग है और इसलिए मस्जिदों में भी हथियार छिपा कर रखे थे। लेकिन अब इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री कल ही हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू अब लेबनान, दक्षिणी लेबनान पर कब्जे की तैयारी में थे, लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है मैं इजराइल पर कब्जा कर लूंगा। हिजबुल्लाह कह रहा है मैं उत्तरी इजराइल में घुसकर उसे लेबनान में मिला लूंगा। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल को यह धमकी दी है। नसरल्लाह ने कहा है इजराइल ने अत्याचार अगर बंद नहीं किया तो हम उत्तरी इजराइल पर कब्जा करेंगे। ऐसा जवाब देंगे कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दरअसल उत्तरी इजराइल का हिस्सा लेबनान से जुड़ा है, यहीं से इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। उसने अब तक 200 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर कर दिए। इजराइल ने लेबनान के यफ्ताह और एइता में भी हमले किए हैं, मतलब उत्तरी इजराइल से लेबनान पर वो भारी तबाही मचा रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। वीडियो में रडवान लड़ाकों को दिखाया है, ये वो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के सबसे ताकतवर यूनिट है और वीडियो में लड़ाके जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के साथ लेबनान उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, वो छोटी मिसाइल और रॉकेट बरसा रहा है। इससे एलत समेत इजराइल के कई शहरों में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। वीडियो पर इजरायली विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, कहा है कि हिजबुल्लाह का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इजराइल अपने लोगों की रक्षा करना जानता है, मतलब नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है जैसे हमास को घुसकर खत्म कर रहे हैं वैसा ही एक्शन हम हिजबुल्लाह पर लेंगे, मतलब लेबनान में हम भी घुसकर मारेंगे। कैसे नसरुल्लाह क्या कुछ कह रहा है, आइए वो आपको सुनवाता हूं।
हर रोज एक वीडियो जारी करके धमकी दे रहा है इजराइल को। सुनिए। من قوة المشاة هذه التي يخافون منها أن تدخل إلى الجليل وإلى الشمال. هذا إن حصل ستكون له تداعيات خطيرة على وجود الكيان الإسرائيلي. खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर है बिहार से। बिहार के हालात क्या है? दरोगा पिट रहे हैं, खाकी वर्दी की हत्या हो रही है, दरोगा का मर्डर और नीतीश ने जोड़ लिए हाथ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की। बोलेरो गाड़ी से खींचा है दरोगा को और उसके बाद मारा है भीड़ में। देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए इसको। बेरहमी से दरोगा की पिटाई की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रोहतास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां बोलेरो से खींचकर दरोगा की पिटाई हो रही। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं पर रेड करने जा रहा था दरोगा, उसकी गाड़ी रोक ली, उसे खींचा वर्दी पकड़कर और उसे पीटने लगे। ये बिहार की तस्वीर है। सोचिए, जहां खाकी वर्दी भी महफूज नहीं है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है वो दरोगा साहब अस्पताल में भर्ती है। ये बिहार का हाल है, जहां अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वर्दी वाले को पीट रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये उस बोलेरो की हालत है जो बोलेरो लोगों ने तोड़ दी। अब ये बिहार के एक जगह की तस्वीर है जहां दरोगा जी पिट गए, रोहतास की। बिहार की दूसरी जगह दरोगा की हत्या हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं बालू माफिया ने, वहां शराब माफिया थे, यहां बालू माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया दरोगा के ऊपर। अगली तस्वीर दिखाई। यह है दरोगा साहब जो ड्यूटी पर तैनात थे, अपना काम करने जा रहे थे, लेकिन अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्हें डर नहीं, उन्हें खौफ नहीं किसी का। पुलिस वालों का तो बिल्कुल नहीं है। यह तस्वीर खुद बयां कर रही है। अगली तस्वीर दिखाई। ये दरोगा साहब का पार्थिव शरीर जो अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि नीतीश बाबू से सवाल किए गए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, नीतीश को मीडिया ने सवाल किए, नीतीश ने दोनों हाथ जोड़ लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। नीतीश अपने पुराने बयान के बाद से मीडिया के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, सुशासन बाबू के राज में किस तरह से पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, मर्डर हो रहा है और मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री के बस का नहीं है कुछ। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन दिन दहाड़े दरोगा की पिटाई की तस्वीरें नीतीश के सुशासन को मुंह चढ़ा रही हैं। अवैध शराब बिकने की शिकायत पर दरोगा कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन जैसे ही दरोगा गाड़ी से उतरने लगा, दबंगों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। बिहार में शराब माफियाओं से लेकर रेत माफिया खुलेआम पुलिस की पिटाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी जान ले रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सख्त एक्शन के बजाय केवल हाथ जोड़ रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि कैसे दरोगा को ट्रैक्टर से मार दिया गया। रोहतास में आपने देख लिया। जमुई में क्या हुआ, वहां दरोगा काम पर गया था और जानकारी मिली थी कि बालू माफिया से जुड़ी जानकारी थी। वो गया, उसने ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया कि ये माफिया राज नहीं चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, बिहार के जमुई में रेत माफियाओं का आतंक है। रेत माफिया ने 2 पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। बालू के अवैध खनन की जानकारी मिली थी। जमुई थाने के दरोगा बाइक पर सवार होकर निकले, छापेमारी पर कर बालू तस्करों को उन्होंने रोका। होमगार्ड के जवान राजेश भी छापेमारी में साथ थे। अवैध बालू को लेकर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर जा रहा था। दरोगा प्रभात रंजन ने ड्राइवर को रोकने की इशारा किया, लेकिन रेत माफिया ने ट्रैक्टर पर ब्रेक नहीं लगाया। बाइक पर सवार दरोगा को रौंदते हुए ट्रैक्टर निकल गया। दरोगा प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई।
जमुई के गढ़ी थाना में तैनात थे प्रभात और 2018 बैच के अधिकारी थे प्रभात रंजन। इस हादसे में होमगार्ड जवान राजेश भी घायल हो गए हैं। जमुई के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में अब जमुई के एसपी क्या कह रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि सुशासन राज में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और बालू माफियाओं के और खाकी वर्दी की जान जा रही। सुनिए जरा एसपी को। तो जो ट्रैक्टर चालक हैं उनके द्वारा आपको जानबूझकर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिस कारण से इलाज के क्रम में उनकी आपको मृत्यु हो गई। इसमें एक जो होमगार्ड है उनकी भी हताहत होने की सूचना है। फिलहाल वो इलाजरत हैं। जो इसमें शामिल अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जो ट्रैक्टर है उसको जब्त कर लिया गया है। मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और कृष्णा रविदास के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नीतीश के मंत्री दरोगा की मौत पर, हत्या पर कह रहे हैं, यह नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर ये कह रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहां तो ये सब होता रहता है। सोचिए, खाकी वर्दी पिट रही है, उसकी हत्या हो रही है और एक मंत्री कह रहा है ये तो आम बात है, ये होता रहता है। बिहार में दरोगा की मौत पर बेशर्मी भरा बयान है। बिहार के शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं, कोई छोटा आदमी नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दरोगा की मौत की तुलना दूसरे राज्यों से कर दी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी तो होता है, कह रहे हैं पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अपराधी है तो ऐसी घटनाएं होंगी ही, बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी। अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं चंद्रशेखर। पहले रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर चुके हैं। अब जरा सुनिए मंत्री जी का बयान। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं। अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है, 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है, यही ना हो सकता है। लेकिन जब अपराध है, अपराध वृत्ति है, तो कोई नई बात नहीं, सर के अपराध होते रहते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी सख्ती से। तो मंत्री जी कह रहे हैं तो होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जमुई जहां दरोगा को मार दिया गया, ट्रैक्टर चढ़ाकर बालू माफिया ने मार दिया, वहां से सांसद है चिराग पासवान ने कहा मुख्यमंत्री जी राज्य में बालू तस्करों का जो तांडव है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल आपके नेतृत्व पर भी उठते हैं कि क्या ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है, नहीं तो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। अवैध बालू खनन से कहीं नदी में डूबने से मौत हो रही है तो कहीं अनियंत्रित गाड़ियां जवानों को कुचल रही हैं। ठोस कदम उठाकर बिहार वासियों की जान बचाइए। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये पूर्ण रूप से सरकार के लोग ही ये गोल्डन सैंड को बेचने का काम कर रहे हैं और बालू माफिया पूरी तरह सरकार चलाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा उसका कहीं ना कहीं बालू माफिया से अटैच है। जो अपराधी हैं उसकी शिनाख्त हो गई है, ट्रैक्टर जब्त हो गया है, अपराधी भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। ये हमारे लिए भी चुनौती है, चूंकि वो सीमावर्ती इलाका है। जो अपराधी है वो जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आएगा। सरकार अपराधियों के द्वारा ही संचालित होता हो, उस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। राइट, बिहार से रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली में प्रदूषण का आलम यह है कि पूरा देश अब यह मान चुका है कि एकलौता राज्य लगता है दिल्ली बचा है जहां प्रदूषण चरम पर, और दिल्ली के प्रदूषण पर अब गाने बनने लगे। सुनिए जरा। भूल जानी पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में आकर तो देख। मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, मारी डालोगे। दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो।
वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। यहाँ ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। वाह बेटा मजा। बाप के नाम पे चौड़े होने वाले, जानता है मेरा बाप कौन है? पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। आइए आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग प्रदूषण पर गाने बना रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण के हालात क्या हैं ये आप देख रहे हैं। सोनिया विहार में 249 है एयर क्वालिटी, आनंद विहार में 286, श्रीनिवासपुरी में 892, द्वारका में 411, मुंडका में 226, पूसा इंस्टीट्यूट 253 है। ये हालात हैं दिल्ली में प्रदूषण के। अब आपको बताता हूं आज की एक और बड़ी खबर। पिछले 2 दिन से आपको अपडेट दे रहा हूं कि 40 मजदूर फंसे, अब उन्हें निकालने का नया तरीका खोजा गया है। 35 इंच का पाइप अब जान बचाएगा। कैसे? ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इन पाइप से जान बचाई जाएगी। ये जो पाइप आए हैं, इन पाइप्स को अंदर डाला जाएगा, मलबों के बीच से पाइप अंदर डाले जाएंगे और इस पाइप के अंदर से घुसकर मजदूर बाहर निकलेंगे। अब यह तैयारी, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से निकालने की कोशिश हो रही है, रेस्क्यू हो रहा है, ये पूरी तैयारी चल रही है। उस पाइप को कैसे लगाया जाए, पाइप को जोड़कर ये कोशिश हो रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बात हो रही है किस तरह से, देखिए जरा। जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात हो रही है, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। बोलिए। क्या बोल रहे थे? मुख्यमंत्री धामी से लेकर कई एजेंसियों के अधिकारी उत्तरकाशी में डटे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां कामयाबी की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन 60 घंटे बीत चुके हैं, अभी मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हैं। मजदूरों को खाने के लिए पानी के पाइप से पैकेट भेजे जा रहे हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों का अधिकारी हौसला बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? राहत बचाव में जुटी एजेंसियों ने रणनीति भी बदल दी है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 40 जिंदगियों को बचाना है। आइए अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं कि पाइप के जरिए कैसे मजदूर निकाले जाएंगे, क्योंकि अभी और बहुत दिन लग सकते हैं। इसलिए एक तरीका अपनाया गया है कि इन मजदूरों को जल्दी निकाला जाए। देख रहे हैं इस तरह से ये दूसरा पाइप डाला जाएगा। ये देखिए बहुत शानदार ग्राफिक्स है। ये सुरंग के अंदर देखिए एक और पाइप डाला जा रहा है और ये पाइप ऐसा डाला जाएगा और इसके अंदर से मजदूर निकल कर आएंगे। मलबा हटेगा, ड्रिल, ये पाइप डालने के बाद एक ड्रिल से मलबा हटेगा और मजदूर इसके अंदर से बाहर आएंगे। ये तरीका है। मजदूरों को टनल में फंसे 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सुरंग में 270 मीटर अंदर 60 मीटर क्षेत्र में मलबा भरा हुआ है और इसी मलबे के गिरने से 40 मजदूर अंदर फंसे हैं। इस तरह से ये जो अंदर फंसे हैं, रेस्क्यू टीम मौके से मलबा हटाने का काम कर रही है। करीब 20 मीटर तक मलबा रेस्क्यू टीम ने हटा लिया है, लेकिन मिट्टी ढीली होने से काम में मुश्किल पैदा हो रही है। ढीली मिट्टी होने से मौके पर मलबा और इकट्ठा हो रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में नई रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑगर मशीन के जरिए सुरंग में आर पार ड्रिल की जा रही है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, मशीन को 1 मीटर ड्रिल करने पर में 1 घंटा
लगेगा और ड्रिल के साथ ही 35 इंच मोटी स्टील पाइप डाली जाएगी। रेस्क्यू के लिए पाइप करीब 40 मीटर हिस्से में डाली जानी है। इसी पाइप के जरिए एक एक कर मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। टनल के बाहर गेट पर 10 एम्बुलेंस पहले से खड़ी हैं। 6 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। एम्स ऋषिकेश आसपास के अस्पताल पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुनिए एनडीआरएफ की बचाव टीम क्या कह रही है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑपरेशन फॉर एनडीआरएफ। यहाँ पे टेक्निकली ये मशीन का ही काम है। मशीनरी वर्क प्रोग्रेस पे है। एक्सकेवेशन किया जा रहा है, डेब्रिस रिमूवल का हटाने का काम चल रहा है। तो अभी मैनुअल या किसी भी फोर्स का कोई इस तरीके का रोल है नहीं। तो ऑक्सीजन भी सप्लाई किया जा रहा है। वैसे ऑलरेडी ऑक्सीजन है वहाँ, बट स्टिल ये ध्यान में रखते हुए कि फ्रेश एयर हो, वो भी सप्लाई की जा रही है जो ड्रेनेज पाइप है उसी के जरिए। आइए अब आपको बताऊं, इन मजदूरों को निकाला जाना है। ये 40 मजदूर हैं और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए मजदूर हैं जो उत्तराखंड में काम कर रहे थे। इनके परिवार ने खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि कई दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं। देखिए जरा देश के किस किस कोने से ये मजदूर सुरंग के काम में लगे थे। बिहार के 4 मजदूर हैं, 2 उत्तराखंड के हैं, 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, 15 मजदूर झारखंड के हैं, 2 असम के हैं, उड़ीसा के भी 5 मजदूर हैं और हिमाचल का भी 1 मजदूर है। तो कोने कोने से मजदूर आए थे जो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उससे पहले आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए हमारे सहयोगी विशाल ने जो ग्राउंड जीरो पर हैं, मजदूरों के परिवार वाले वहां पहुंच गए, उनसे बात की। कौन सर अंदर जो 40 लोग फंसे हुए उनमें आपका कौन क्या लगता है? मेरा भाई है उसमें, श्री गबर सिंह नेगी, वो सुपरवाइजर काम करते हैं। तो जब 12 तारीख सुबह ये मलबा गिरने से टनल बंद हो गया तो मुझे 12 तारीख को शाम को सूचना मिली कि टनल में ऐसे घटना हुई। सबको सब बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपके भाई से आपकी बात हुई? मेरे भाई तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैं तब जो यहाँ पर इस पुलिस के इंस्पेक्टर साहब से उनसे बातचीत की, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि भैया अगर 2 लोग नहीं जाने दे तो एक कम से कम एक को तो जाने दो, बातचीत करेंगे। ऐसे भैया ये पाइप का काम शुरू हो गया है, हो चुका है। मतलब जैसे पाइप एडजस्ट उस पर बेस पे एडजस्ट कर देंगे तो उनका रेस्क्यू होना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी बैठक ली है और मजदूरों के हालात के बारे में जानने की कोशिश की है। पल पल का अपडेट पीएम मोदी ले रहे हैं। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम धामी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार फोन करके जानकारी ले चुके हैं। मोदी ने सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत बचाव का हर अपडेट पीएमओ को भेजा जा रहा है। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री और रेल मंत्री ने फोन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली है। केंद्र की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया गया है। कई एजेंसियों के विशेषज्ञ उत्तरकाशी में इस वक्त मौजूद हैं। इसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आइए सुनिए जरा, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां जा चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं आज सुनिए। और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। नहीं, भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ भी जिनको निर्देश होने हैं वहाँ से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूँकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और जद्दोजहद शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा मुंबई में भी देखने को मिलती है। छठ महापर्व पर घर जाने की जंग शुरू हो गई। बिहार वाले खासतौर पर ये भीड़ देख रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। फुल स्क्रीन लीजिए सर, ये देखिए सर, ग्रिड हटाइए और देखिए आप भीड़ का आलम देखिए। छठ पर घर जा रहे हैं, त्योहार पर घर जा रहे हैं, ये स्थिति है ट्रेन में।
अंदर घुसने की जद्दोजहद है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, स्टेशन की दूसरी तस्वीर है। ट्रेन आई है, किस तरह से दौड़कर, फुल स्क्रीन लीजिए, गिर गए, किस तरीके से, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ओ तेरी भाई साहब, सोचने वाली बात है। देखिए किस तरीके से लोग यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से बिहार। सोचने वाली बात है। देखिए किस तरीके से लोग यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से बिहार। ओ तेरी भाई साहब, सोचने वाली बात है। देखिए किस तरीके से लोग यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से बिहार। ओ तेरी भाई साहब, सोचने वाली बात है। देखिए इसलिए बेशक घर जाना है लेकिन सुरक्षित जाना है, खुद का ख्याल रखते हुए जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। कि ये तस्वीर देखिए, खिड़कियों से घुस रहे हैं, खिड़कियों से घुस रहे हैं। बाकायदा ट्रेन में दरवाजा होता है घुसने के लिए, फिर भी खिड़की से घुस जाए, जल्दी से अपनी जगह घेर ले। पैसेंजर का आलम ये है। अब ये जरा देखिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ की हालत। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ हो गई है, कदम रखने की जगह नहीं। ये देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अभी ये छठ तक यही स्टेशनों का हाल होगा, सुबह दोपहर शाम यही स्थिति और यही आलम होगा। स्टेशन खचाखच भरे होंगे त्योहार के सीजन में। अब देखिए इस दौरान बहुत से लोग अपनी जेबें भी गर्म कर रहे हैं। टीटी साहब को देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए सर। टीटी साहब रिश्वत ले रहे हैं, ये देख रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। ये देख रहे हैं, नोट गिन रहे थे। लेकिन आपको बताऊं, रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की है और टीटी को सस्पेंड कर दिया है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अब सुनिए जरा, जो लोग छठ पर जाने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत है, टिकट तो बहुत मुश्किल से मिला। 2 दिन कंटिन्यू लाइन लगाने के बाद फिर तत्काल में टिकट मिला है, फैमिली के साथ जाने का मौका मिला। तो हमारे लिए छठ पूजा में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी नहीं, कंफर्म तो नहीं मिल पा रही है टिकट। ऐसे जनरल से जाएंगे, चालू से जाना तो है, निश्चित है, चाहे जिस हाल में जाना तो है। मैं देख रहा हूँ, अगर जाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर यहाँ से इतनी रात को बस ही करूँगा, बस से ही जाना पड़ेगा मुझे। और जा रहे हैं, मगर हो गया 3 दिन हो गया, टिकट कंफर्म था, RAC था, उसमें भी चढ़ नहीं पाए हम ट्रेन के अंदर, इतना भीड़ था। एक ट्रेन है 1 बजे करीब में, उसमें चढ़ पाएंगे तो चढ़ पाएंगे, नहीं तो वापसी रूम जाएंगे। मैं इधर से दिल्ली से जा रहा हूँ अपने गांव के लिए, मैं जा रहा कानपुर। आपकी लाइन नहीं लगाने पड़ती, सुविधा बहुत अच्छी लगी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलग नहीं आपकी। बहुत बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।